नमस्ते बच्चों। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पत्र लेखन। पत्र लेखन में हमने सीखा कि औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। हमने एक पत्र लिख के अभ्यास भी किया और जाना कि औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप लोगों ने लिखकर अभ्यास किया होगा और समझ लिए होंगे कि औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा शुरू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 3 हिमालय की बेटियां, जिसके लेखक हैं नागार्जुन जी। बच्चों, जैसा कि शीर्षक में आप देख रहे हैं हिमालय की बेटियां, तो हिमालय तो पर्वत होता है, तो उसकी बेटियां कैसे हो सकती हैं। तो बच्चों, लेखक ने यहाँ पे हिमालय का मानवीकरण किया है। मानवीकरण मतलब हिमालय को मानव के रूप में माना है और हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उसको उन्होंने हिमालय की बेटियां बताया है। तो बच्चों, चलिए हम पाठ पढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक क्या कह रहे हैं। मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर था और जब मैं हिमालय के कंधे पे चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। बच्चों, यहाँ पे लेखक हिमालय की बेटियां मतलब नदियों के बारे, जो हिमालय से निकलती हैं नदियां, उनके बारे में बता रहे हैं कि जब उन्होंने दूर से नदियों को देखा तो कैसी लगी उन्हें। गंभीर और शांत लगी और एक संभ्रांत महिला मतलब एक सम्मानीय महिला की तरह वो उन्हें प्रतीत हुई और उनके लिए उनके हृदय में बहुत ही आदर और सम्मान था। और जब मैं हिमालय के कंधे पे चढ़ा तो वे कुछ और रूप में, हिमालय के कंधे मतलब हिमालय के थोड़ा और नज़दीक गए और पास से उन्होंने देखा तो वहाँ पे नदियों का कुछ और ही रूप उनको देखने को मिला। मैं हैरान था कि दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना का भाव था। मतलब कि लेखक वहाँ पे उनको देख के हैरान हो गए कि कैसे जब पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं हिमालय से तो कैसे एकदम पतली रेखा जैसी दिखती हैं, और वही नदियाँ जब मैदानी भागों में आती हैं तो उनका फैलाव हो जाता है तो कैसे विशाल रूप धारण कर लेती हैं। तो लेखक देख के बहुत ही हैरान थे और बता रहे हैं कि नदियों का भाव जो था वो उछलना, मतलब जब वो पहाड़ों से निकल के चलती हैं तो उछलते कूदते, मतलब जब नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं तो उनका प्रवाह जो होता है बहुत ही तेज होता है। नदियों की गति जो बहने की होती है बहुत तेज होती है, तो उसको बोल रहे हैं कि उछलते और कूदते हुए आती हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। तो बच्चों, यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि ये नदियाँ जो हैं, मतलब जब वो हिमालय से निकलती हैं तो बहुत तेज गति से एक दिशा में अपना रास्ता बनाते हुए चलते जाती हैं और अपने महान पिता मतलब अपने पिता हिमालय का प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त, मतलब उनका हृदय मन उनका भरा नहीं उनके प्रेम से, तो वो किनसे मिलने के लिए बेचैन होके आगे बढ़ती चली जा रही हैं। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, मधुर अधित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ सा है इनका लीला निवेदन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ मतलब जब पहाड़ों पे बर्फ़ होती है और जब गर्मियों में बर्फ़ पिघलने लगती है तो पहाड़ियाँ ऐसे बर्फ़ से पहले ढकी होती हैं और जब बर्फ़ पिघल जाती है तो पहाड़ियाँ दिखने लगती हैं। तो बता रहे हैं लेखक कि नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, मतलब जो पर्वत पहाड़ों के बाद उनकी घाटियाँ जो होती हैं वो छोटे और बड़े पौधों से भरी रहती हैं। मधुर अधित्यकाएँ मतलब जो पहाड़ों की जो समतल के आसपास की ऊपर की जो समतल भूमि होती है, और सरसब्ज उपत्यकाएँ मतलब हरी भरी जो घाटियाँ होती है पहाड़ों की, वहाँ पे उन नदियों का
लीला जो है मतलब उन नदियों का प्रवाह जो है देखने लायक रहता है, वो एकदम अलग ही रूप में दिखती हैं वहाँ पे। मतलब एकदम तेजी से लहरा, उनके बीच उनके रास्ते में जो भी पत्थर आते हैं ऐसे कुछ भी उनसे टकराते हुए उनको अपने साथ लिए नदियाँ बहती रहती हैं, उनका प्रवाह रुकता नहीं है। खेलते खेलते जब जरा दूर निकल जाती हैं, मतलब वैसे ही बहते हुए अपना रास्ता बनाते हुए ये और आगे निकल आती हैं। तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, बैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जब वो पहाड़ों से निकल के सारे रास्ते पार करके जब वो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, बैल के जंगलों के रास्ते जब पहुँचती हैं, उनके पास से जब पहुँच के निकलती हैं तो उनकी जो प्रवाह की जो उनकी नदियों के बहने की जो गति होती है वो थोड़ी धीमी हो जाती है। तो धीमी हो जाती तो उन्हें मौका मिल जाता है बीती बातों को, मतलब अपने पिता को, जो उनके पिता हिमालय हैं, उनको याद करने का उनको मौका मिल जाता है। हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि हिमालय जो है वो अपनी इन बेटियों मतलब इन नदियों के लिए कितना मतलब उनको कितना याद जब करते होंगे, जैसे उनसे निकल के दूर उनसे चली जाती हैं ना, बहते हुए आगे चली जाती हैं, तो कितना सिर धुनता होगा, मतलब कितने उनको याद करके परेशान रहते होंगे। सिंधु और ब्रह्मपुत्र जिनके नाम सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, बुभात, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। तो जो हिमालय, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो मुख्य नदियां हैं, हिमालय से जो निकलती हैं उसमें मुख्य नदियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तो उनका नाम आते ही बाकी और सारी नदियां जो अभी हमने पढ़ा, रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब, झेलम, गंगा, यमुना, सरयू, ये सारी जो नदियां हैं, छोटी बड़ी जो भी नदियां हैं, वो हिमालय को याद आने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो नदी है वह स्वयं कुछ नहीं है। हिमालय के दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। तो बच्चों, लेखक यहाँ बता रहे हैं कि जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ हैं वो वास्तव में स्वयं कुछ नहीं है। हिमालय के दिल की एक एक बूंद, मतलब हिमालय के ऊपर जो बर्फ़ जमी होती, हिमालय तो बर्फ़ से ढका होता है, तो जब गर्मियों में वो बर्फ़ पिघलती है, तो जब बर्फ़ पिघलती तो वही जो जल जो है वही इकट्ठा होकर इन दो महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होता रहता है। वही जल होता है जो हिमालय के बर्फ़ के पिघलने से जो जल बनता है, वही इन दो नदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होता रहता है। जिन्होंने मैदानों में ही नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। तो बच्चों, यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जिन लोगों ने या जिन्होंने भी मैदानी भागों में नदियों, मैदानी भागों में नदियाँ कैसे, उनका जो प्रवाह होता है वो धीमा हो जाता है, वो मतलब विशाल रूप धारण कर लेती हैं, लेकिन उनका जो प्रवाह है वो थोड़ा धीमा हो जाता है। तो उनके ख्याल में शायद ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। तो जिन लोगों ने मैदानी भागों में नदियों का वो स्वरूप देखा है, उन्हें तो पता ही नहीं होगा कि पहाड़ों में जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, उस समय जब वो निकलती हैं तो वो किस रूप में बहती हैं, उनका प्रवाह किस गति से होता है। कालिदास के बिरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। बच्चों, जैसे यहाँ पे लेखक ने हिमालय और उनसे निकलने वाली नदियों का मानवीकरण किया है, वैसे ही और भी जो कवि और लेखक हैं, उन्होंने लेखक से पहले भी प्रकृति के जो चिन्ह होते हैं, जैसे पर्वत है और नदियाँ हैं, बादल है, उनका मानवीकरण किया है, मतलब उनको मानव के रूप में बताया है। तो यहाँ पे
लेखक बता रहे हैं कि कालिदास, जो कवि कालिदास हैं, उन्होंने महाकाव्य लिखा था मेघदूत। उसमें उन्होंने यक्ष और यक्षिणी की विरह की गाथा लिखी थी। तो उसमें उन्होंने बताया है कि यक्ष जो है वो मेघदूत, मतलब जो बादल, मेघ मतलब क्या होता है? बादल। तो बादल को अपना दूत, दूत मतलब होता है संदेशवाहक, जो एक व्यक्ति का संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, उसे संदेशवाहक या दूत कह सकते हैं। तो मेघ को, जैसे बादल को दूत के रूप में यक्षिणी के पास संदेश लेके भेजा था। तो और कहा था कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तो जो नदी है बेतवा नदी, उसको कहा था कि प्रेम का प्रतिदान देते जाना। मतलब बादलों के पास क्या होता है? प्रेम के रूप में बादलों के पास क्या होता है? पानी होता है बादलों में। तो बताए थे अपनी कुछ बूंदे, अपने प्रेम की कुछ बूंदे पानी के रूप में बेतवा नदी में भी देते हुए जाना। तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। बच्चों, जैसे अभी हमने पढ़ा कि बहुत सारे कवियों ने नदियों का, हिमालय का, बादलों का मानवीकरण किया, वैसे ही काका कालेलकर ने भी नदियों को लोक माता, मतलब माता के रूप में बताया है। माता जैसे कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं, वैसे ही नदियाँ भी अपने रास्ते में, उनके रास्ते में जितने भी गांव, शहर या जितने भी जगह पड़ते हैं, सबका पालन पोषण वैसे ही नदियाँ भी करती हैं, एक माता की तरह। तो काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है? तो लेखक बता रहे हैं कि यदि हम इन्हें माता कह सकते हैं या इन्हें हम बेटियां भी कह सकते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा? तो नदियों को हम अपनी प्रेयसी के रूप में भी देख सकते हैं। ममता का एक और धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। बच्चों, कवि यहाँ बता रहे हैं कि ममता का एक और धागा भी है, मतलब स्त्री का एक और रूप है। जैसे माँ बेटी होती है, प्रेयसी होती है, वैसे ही बहन का भी एक स्त्री का रूप होता है। तो हम क्यों ना नदियों को बहन के रूप में भी मान सकते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि बहुत सारे कवियों ने इसके पहले भी नदियों को बहन का भी स्थान दिया हुआ है। तो एक दिन मेरी भी ऐसी भावना, मतलब मुझे भी नदी, जो नदी है वो बहन के जैसे ही प्रतीत हुई। तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, मन ताजा हो गुनगुनाने लगा। तो बच्चों, यहाँ बता रहे लेखक कि उनकी भावना कैसी हुई नदियों के लिए? बहन के जैसी, कि वो उनको अपनी बहन के रूप में देखने लगे। तो एक बार तिब्बत में, जब लेखक तिब्बत में थे तो उनका मन उचट गया, मतलब उनका मन ठीक नहीं था, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी उनकी, और थकान जैसी उनको महसूस हो रही थी। दोपहर का समय था। तो वो नदी के किनारे, सतलुज नदी जो है उसके किनारे जाके बैठ गए। फिर उन्होंने क्या किया? अपने पैर नदी की पानी में लटका दिया अपना पैर। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, मतलब वो जो नदी की जो धारा बह रही थी उसमें कवि ने अपने पैर लटका दिए, लेखक ने। तो थोड़ी ही देर में उसका असर हो गया और उनका मन एकदम तरोताज़ा हो गया, उनकी सारी थकान मिट गई और वो उनका मन ताज़ा हो गुनगुनाने लगा। तो गुनगुनाते उन्होंने क्या कहा, आगे देखते हैं। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। तो बच्चों, जब कवि का मन तरोताज़ा हो गया लेखक का, तो उनके मन में नदी को देख के कविता आ गई। तो उन्होंने वो कविता को अपने शब्दों में बताया और हम कविता अभी पढ़े हैं और समझते हैं कि कवि क्या कह रहे थे। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, मतलब उन्होंने सतलुज नदी को अपनी बहन के रूप में देखा।
तो बोल रहे हैं जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। मतलब तुम्हारी ये जो लीला है, जैसे जैसे ही पानी में उन्होंने पैर डाला उनकी सारी थकान मिट गई। तो जो पानी का जो असर था उसके वजह से लेखक का मन एकदम तरोताज़ा हो गया। तो बता रहे हैं कि आपकी लीला जो है आश्चर्य से भरी हुई है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, मतलब मेरा जो मन दुखी था वो खुश हो गया और मेरी सारी थकान जो है वो दूर हो गई। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, मतलब तुम बेटी हो हिमालय की, हिमालय तुम्हारे पिता हैं और तुम उनकी बेटी हो। चिंतित मतलब चिंतित हैं क्योंकि जब नदियाँ वहाँ से निकलती तो उनको छोड़ के, हिमालय को छोड़ के दूर बहने लगती है ना, तो इसलिए चिंतित। जैसे कि जब उन्होंने मानवीकरण किया है लेखक ने हिमालय का और उनकी बेटियों का, तो बेटियां अपने पिता के घर में कुछ दिन रहती हैं, उसके बाद जब वो बड़ी हो जाती हैं तो उनके पिता उनका विवाह कर देते हैं, उनकी शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती हैं। तो वैसे ही यहाँ पे हिमालय का मानवीकरण करते हुए लेखक ने बताया है कि जब नदियाँ उनके यहाँ से वहाँ से निकल के जाने लगती हैं अपने घर से, तो जो हिमालय है पिता के रूप में जो हैं वो चिंतित हो जाते हैं और चुपचाप मतलब दुखी हो जाते हैं। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, तो प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, प्रकृति का जो अनुपम और अद्भुत छाप जो है हिमालय के रूप में हमको देखने को मिलता है। तो जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, तो उन्होंने कहा है सतलुज नदी को अपनी बहन बताया है। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा पाठ 3 हिमालय की बेटियां। तो बच्चों आशा करती हूँ आप सभी लोगों ने अच्छे से वीडियो देखा होगा और सुना होगा और पाठ समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। तो चलिए फिर हम अगली कक्षा में मिलेंगे अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।